नमस्कार। हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स के बारे में पढ़ा है। अब हम उससे आगे नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन चोगम। चोगम CHOGM। वही सेम क्वेश्चन पहला कि चोगम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो चोगम शब्द का शाब्दिक अर्थ सी से यहाँ पर कॉमनवेल्थ। चोगम में सी से कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। यहाँ पर ध्यान रखिए, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, या हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन या शासनाध्यक्षों की बैठक। अब क्वेश्चन यहाँ पर कि कॉमनवेल्थ क्या है या राष्ट्रमंडल क्या है। तो कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, कॉलोनियल रहे हैं या उनके अधीन रहे हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर अर्थात वे देश जो ब्रिटेन के कभी न कभी उपनिवेश रहे हैं, उन देशों के संगठन को ही राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर के राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन, तो यहाँ ध्यान रखिए राष्ट्र अध्यक्ष इसमें भाग नहीं लेते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। शासनाध्यक्ष किसे कहते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा आप ये क्लियर रखें कि राष्ट्र अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष क्या होता है। हेड ऑफ नेशन एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शासनाध्यक्ष। तो पहले बट यहाँ पर दोनों में मैं बता दूं, हेड ऑफ नेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र अध्यक्ष, वह पद व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखिए, वह पद जिसके नाम पर सारा शासन उस देश में किया जाता है। तो जिसके नाम पर शासन किया जा रहा है या काम किया जा रहा है, उस पद को हेड ऑफ नेशन या राष्ट्र अध्यक्ष कहते हैं। फिर रियल में वह काम कौन करता है, किसी भी देश के अंतर्गत वास्तविकता में शासन कौन कर रहा है, वास्तविकता में काम कौन कर रहा है, उस पद को हेड ऑफ गवर्नमेंट या शासनाध्यक्ष कहते हैं। जैसे भारत के अंतर्गत बात करें, भारत में राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, क्योंकि समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है और रियल में उस कार्य को प्रधानमंत्री करते हैं। इस कारण से प्रधानमंत्री तो हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गए, मतलब शासनाध्यक्ष, और राष्ट्रपति हेड ऑफ नेशन हो गए, इसका मतलब उनके नाम पर काम किया जाए, राष्ट्र अध्यक्ष। तो चोगम उनकी बैठक है जो रियल में काम कर रहे हैं, रियल में शासन कर रहे हैं, अर्थात उन देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इसमें भाग नहीं लेंगे, बल्कि शासनाध्यक्ष इसके अंतर्गत भाग लेंगे। क्लियर माइंड में। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर ये बैठक कितने साल के अंतर्गत आयोजित की जाती है। तो हर 2 साल के अंतर्गत इस बैठक का आयोजन किया जाता है। द्विवार्षिक यहाँ पे बाइनियल ये बैठक होती है, द्विवार्षिक ये बैठक होती है। फिर क्वेश्चन यहाँ पर कब से ये बैठक हो रही है, तो ये बैठक 1971 से हो रही है और 1971 के अंतर्गत इसका प्रथम सम्मेलन हुआ और पहला सम्मेलन सिंगापुर के अंतर्गत हुआ है 14 से 22 जनवरी 1971 में। तो पहला इसका सम्मेलन या चोगम की प्रथम बैठक कब हुई है, 1971 में। कहां पर हुई है, सिंगापुर में। कब से कब तक हुई, 14 से 22 जनवरी 1971। क्लियर माइंड में। फिर नेक्स्ट आते हैं, चोगम का चेयरमैन या अध्यक्ष कौन होता है। तो अध्यक्ष ध्यान रखिए, अर्थात राष्ट्रमंडल देशों का अध्यक्ष, राष्ट्रमंडल देशों का अध्यक्ष स्थायी रूप से ब्रिटेन के जिसको क्राउन पहनाया जाता है, चाहे वो राजा हो चाहे रानी हो, इसका चेयरमैन माना जाएगा। तो पहले एलिजाबेथ थी इसका चेयरमैन, परंतु वर्तमान में एलिजाबेथ की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र चार्ल्स तृतीय को, चार्ल्स थर्ड को उनका क्राउन पहनाया गया है। इस प्रकार से वर्तमान में ब्रिटेन का राष्ट्र अध्यक्ष की अगर बात करें, जिनके नाम पर शासन किया जा रहा है, वो क्राउन किसको पहनाया गया है, राजा तृतीय यहाँ पर चार्ल्स थर्ड को। इस कारण से चोगम की बैठक का चेयरमैन, अगर आपसे पूछा जाता है कि चोगम की बैठक का चेयरमैन कौन होता है, तो चेयरमैन वहां पर ब्रिटेन का क्राउन पहनने वाला राजा या रानी, और वर्तमान में कौन है, तो किंग चार्ल्स थर्ड यहाँ पर इसका वर्तमान में चेयरमैन माना जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं कि 2024 के अंतर्गत
इसकी बैठक, क्योंकि अब चर्चा में यहाँ पर करंट के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 2024 के अंतर्गत चोगम की बैठक कहां पर हुई? तो 2024 के अंतर्गत इसकी बैठक समोआ एक देश का नाम है, जहां के 2 शहर एपिया और मुलिफोना शहर के अंतर्गत आयोजित की गई। अब ये शहर और ये देश कहां पर है? तो यहां पर ध्यान रखिए आप, समोआ किस जगह पर है? तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसको ये बताता हूं। इसमें ये यहां पर अगर आप देख सकते हैं, समोआ देश ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग के अंतर्गत यहां पर यह है समोआ। तो ये समोआ के अंतर्गत, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी पार्ट में हिंद महासागर, यहां पर प्रशांत महासागर के अंतर्गत, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत स्थित है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी पार्ट के अंतर्गत ये समोआ है। इस समोआ देश के अंतर्गत इनके 2 शहरों में, जिसको यहां पर भी हमने पढ़ा है, अर्थात ये समोआ है और इसका ये एपिया शहर, इसके अंतर्गत यहां पर मुख्य रूप से बैठक आयोजित की गई। तो क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि चोगम का 2024 में सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो देश का आप याद रखिए, देश का नाम याद रखिए कि कौन से देश में हुआ है, तो समोआ में। अब समोआ देश के अंतर्गत किस जगह पर हुआ है? एपिया और मुलिफोना नामक शहर के अंतर्गत यह है आयोजित किया गया है। अब ये कौन से क्रम का यहां पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है? पहला तो हमने पढ़ा है कि पहला सम्मेलन तो सिंगापुर में 1971 में हुआ है। अब यहां पर 2024 के अंतर्गत अगर इस सम्मेलन का क्रम पूछा जाए, तो 2024 के अंतर्गत होने वाला सम्मेलन कौन से क्रम का है? ये 27वां 27th यहां पर ये क्रम है। तो 27वां सम्मेलन समोआ नामक स्थान पर कब हुआ है? 25-26 अक्टूबर 2024 को। तो क्वेश्चन बन गया कि कॉमनवेल्थ का यहां पर चोगम के, या सिंपल सा क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन, जिसको चोगम सम्मेलन कहते हैं, उसका 27वां सम्मेलन 2024 में कहां पर आयोजित किया गया है? देन आंसर हो गया, यह है समोआ नामक देश के अंतर्गत, जो प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर के ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग के अंतर्गत स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। उसके अंतर्गत 2 शहरों में, एपिया और मुलिफोना नामक 2 शहरों के अंतर्गत इसकी बैठकें आयोजित की गई। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत की ओर से इस सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो ध्यान रखिए, शासनाध्यक्षों का सम्मेलन है तो नेचुरल प्रधानमंत्री को सम्मिलित होना चाहिए था, परंतु यहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया, क्योंकि वो दूसरे सम्मेलन के अंतर्गत पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस कारण से भारत की ओर से भाग लेने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर किरण रिजिजू, ये किरण रिजिजू, इन्होंने यहाँ पर इस सम्मेलन के अंतर्गत पार्टिसिपेट किया। किसकी ओर से? भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से भाग लिया है। किरण रिजिजू जो संसदीय मामलों के मंत्री हैं, अर्थात पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यहाँ पर ये इनके ये मंत्री हैं। और इस प्रकार से आपके एक क्वेश्चन बन गया कि 27वां चोगम सम्मेलन के अंतर्गत भारत की ओर से समोआ के अंतर्गत किसने इस सम्मेलन के अंतर्गत पार्टिसिपेट किया? देन आंसर क्या हो गया? भारत की ओर से किरण रिजिजू। और किरण रिजिजू वर्तमान में किस पद पर हैं? तो संसदीय मामलों के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, यहाँ पर केंद्र सरकार के ये मंत्री हैं, इन्होंने इसके अंतर्गत भाग लिया है। क्लियर? अब इस सम्मेलन की जो वर्तमान में समोआ के अंतर्गत 2024 में हुआ है, उस सम्मेलन की मुख्य थीम क्या रखी गई? तो इसकी मुख्य थीम रखी है वन रिसाइलेंट कॉमन फ्यूचर, अर्थात एक लचीला साझा भविष्य, ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ, हमारे साझा धन में परिवर्तन। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा एक लचीला साझा भविष्य, हमारे साझा धन में परिवर्तन, ये एक वहां का मेन इस सम्मेलन का, इस बैठक का थीम रखा गया है, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, वन रिसाइलेंट कॉमन फ्यूचर, ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन वेल्थ। क्लियर माइंड में? तो यहाँ पर ये इससे संगठन से संबंधित। अब आते हैं इसी में
कि राष्ट्रमंडल की गतिविधियों का, राष्ट्रमंडल अर्थात इस संगठन की गतिविधियों या चोगम की गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक पद बनाया गया है, उस पद को बोलते हैं जनरल सेक्रेटरी। बहुत सी बार भारत के भी यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति इस पद पर रहे हैं, परंतु प्रेजेंट टाइम में इस पद पर भारतीय नहीं है। फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्तमान में चोगम का जनरल सेक्रेटरी कौन है, या राष्ट्रमंडल देशों के इस संगठन का जनरल सेक्रेटरी या महासचिव कौन है। ध्यान रखिए, ये महिला जो घाना की विदेश मंत्री है, घाना एक देश है, अफ्रीकी देश, जिनकी यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्री है, उसका नाम है शर्ली अयोरकर बोत्सवे। शर्ली अयोरकर बोत्सवे वर्तमान में चोगम की जनरल सेक्रेटरी के रूप में जानी जा रही है। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखिए कि वर्तमान में इसका महासचिव कौन है। अब आते हैं नेक्स्ट कि इसके अगले बैठक कहां पर होगी। तो इसके अगली बैठक 28वां सम्मेलन 2026 के अंतर्गत एंटीगुआ और बारबुडा नामक देश के अंतर्गत। तो 28वां सम्मेलन एंटीगुआ और बारबुडा। अब यहां पर फिर क्वेश्चन बन गया कि एंटीगुआ और बारबुडा कहां पर है। तो यहां पर ये भी देख लीजिए आप आराम से, इसको भी ध्यान में रखिए। ये कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर के अंतर्गत ये कंट्री है। तो यहां पर ये कैरेबियन सागर, इसके अंतर्गत अगर हम यहां पर इस देश की बात करें, ये एंटीगुआ बारबुडा, यहां पर यह है आने वाले समय के अंतर्गत ये द्विवार्षिक सम्मेलन यहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखिए कि आने वाले 28वें इसका सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा। तो आने वाला 28वां इसका सम्मेलन कैरेबियन सी के अंतर्गत स्थित या अटलांटिक महासागर के अंतर्गत स्थित ये बारबुडा एंटीगुआ देश के अंतर्गत ये बैठक आयोजित की जाएगी। अब इसी के अंतर्गत हम यहाँ पर मैं आपको थोड़ा कि इसमें वर्तमान में टोटल देश कितने हैं। तो वर्तमान में इसके अंतर्गत देशों की संख्या है 54, परंतु इस बैठक के अंतर्गत वर्तमान में कितने देशों ने भाग लिया है। तो इन देशों के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने देशों ने भाग लिया है, तो 53 देशों ने ही भाग लिया है। जबकि चोगम के देशों की सदस्य संख्या कितनी है, कितने देशों की सदस्य संख्या है चोगम के अंतर्गत 54 देशों की सदस्य संख्या है। जबकि भाग कितने देशों ने लिया है, भाग 53 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक देश जिसका नाम है गेबोन, ये है गेबोन अफ्रीका का, यहाँ पर मध्य अफ्रीका का एक देश है। इसको 2023 के अंतर्गत, सितंबर 2023 के अंतर्गत चोगम से या राष्ट्रमंडल से इसको सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित किया गया है। क्यों निलंबित किया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो पहले चुनी हुई सरकार थी उसको वहां की मिलिट्री या सेना, यहाँ की सरकार को अपदस्थ करके सेना ने यहाँ पर अधिकार कर लिया है। इसी कारण से गेबोन को चोगम से सस्पेंड कर दिया गया। तो आपको सिंपल कि 2024 में समूह के अंतर्गत जो सम्मेलन हुआ है वो चोगम के कितने देशों ने इसमें भाग लिया, तो 53। कौन से देश को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है, 2023 में उसको सस्पेंड किया गया है। देन मध्य अफ्रीका का देश ये गेबोन को इसके अंतर्गत यहां पर अनुमति नहीं दी गई। क्लियर माइंड में? नेक्स्ट अगला आते हैं यहां पर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंतर्गत बोलते हैं एपेक। APEC। क्वेश्चन पहला, एपेक शब्द का शाब्दिक अर्थ या शब्द विस्तार क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हिंदी में एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, तो एक तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका एपेक के विस्तार से संबंधित क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आता है एपेक की स्थापना कब की गई। तो एपेक की स्थापना 1989 के अंतर्गत 1989 में किसके सुझाव पर की गई? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जिनका नाम बॉब हॉक, इनके कहने पर ही, इनके सुझाव पर ही ये एपेक संगठन की स्थापना की गई। अब क्यों की गई, इन्होंने ऐसा क्यों यहां पर सुझाव दिया है? तो इनका सुझाव था कि प्रमोट फ्री
ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन, अर्थात इनका मुख्य सुझाव क्या था कि एशिया पैसिफिक, प्रशांत महासागर और एशिया के देश और दूसरे देशों के बीच में फ्री ट्रेड, अर्थात यहां पर स्वतंत्र व्यापार किया जा सके, ऐसा यहां पर विचार रखा है कि हमारे देशों के बीच में व्यापार करने में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है उन बाधाओं को समाप्त करके, बैरियर्स को खत्म करके स्वतंत्रता पूर्वक हम एक दूसरे के यहाँ पर आसानी से व्यापार कर सकें। कौन से देशों के अंतर्गत? एशिया और पैसिफिक अर्थात प्रशांत महासागर के तटीय देशों के अंतर्गत। तो इस प्रकार का यह प्रस्ताव रखा गया ऑस्ट्रेलिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री बॉब हॉक, और उन्हीं के सुझाव पर इसकी स्थापना 1989 के अंतर्गत कर दी गई। क्लियर माइंड में? अब आते हैं टोटल इनमें सदस्य कितने हैं। तो टोटल सदस्य है वर्तमान में 21। एपेक की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? एपेक की सदस्य संख्या वर्तमान में 21 है। अब आपको यहां ध्यान रखना है, चूंकि ये सारे सदस्य प्रशांत महासागरीय तट के देश हैं और भारत प्रशांत महासागर के तट पर नहीं है, इसलिए यह भी ध्यान रखिए एपेक में भारत सदस्य नहीं है, परंतु फिर भी उसको बैठक के लिए आमंत्रित किया जाता है। वो भी मैं बताऊंगा आपको कब से किया जा रहा है। तो इस प्रकार से 21 सदस्य हैं, परंतु भारत इसका सदस्य नहीं है। बहुत सी बार इस तरह का भी आपको संगठन के क्वेश्चन दे दिया जाता है, निम्न में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है। तो एक तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि एपेक का यहां पर भारत सदस्य नहीं। अब 21 देश हैं, 21 देश कौन कौन से हैं? तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको, अगर आप इस ये वाला एरिया अगर देख समझ सकते हैं, तो यहां पर ये वाले एरिया के अंतर्गत ही इनके सदस्य होंगे। जो ये ग्रीन यहां पर है वो इनके सदस्य हैं। तो यहां पर आप देखिए कि कौन कौन सदस्य है। नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें तो ये कनाडा, ये यूएसए और ये मैक्सिको, अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत 3 देश इसके प्रमुख यहां पर सदस्य हो गए, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। फिर यहां पर बात करें दक्षिण के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत 2 देश हैं, यह है पेरू और दूसरा यहां पर है यह है चिली। तो पेरू और चिली ये यहां पर दक्षिण अमेरिका के। फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें, यहाँ ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य है और ये न्यूजीलैंड आइलैंड है, ये न्यूजीलैंड यहाँ पर ये भी इसका सदस्य है। तो यहाँ देखिए आप क्रम से आपको ध्यान से आराम से याद कर सकते हैं। कनाडा, कनाडा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर मैक्सिको, फिर यहाँ पर आते हैं ये पेरू, उसके बाद आते हैं यहाँ पर ये चिली, ये दक्षिण अमेरिका के। फिर यहाँ ये ये यहाँ पर न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के बाद में यहाँ पर है ये ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? उसके बाद आते हैं ये सारे देश, ये जितने भी देश हैं ये सारे के सारे हैं एशिया महाद्वीप के। अब एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रसिया आता है, रसिया इसका सदस्य है, अर्थात रूस। रूस के बाद में यहाँ पर देखते हैं चीन भी इसका सदस्य है, ये जापान है, जापान भी इसका सदस्य है, थाईलैंड, वियतनाम, सब यहाँ पर अगर देखते हैं थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, हांगकांग, फिलीपींस, ये इंडोनेशिया पार्ट, ये वाला पार्ट इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी इसका सदस्य है। इस प्रकार से ताइवान, ब्रुनेई, ब्रुनेई यहाँ पर एक देश, छोटा देश है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो मैंने बता दिया, पापुआ और न्यू गिनी, ये सारे सदस्य एपेक के सदस्य जो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। फिर इसमें एशिया के देश भी हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भी हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भी, परंतु ये सारे किसके तट पर स्थित हैं? ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित। इस कारण से इस संगठन का नाम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन रखा गया है। क्लियर माइंड में? तो इस तरह से यहां पर इनकी सदस्य संख्या आपसे पूछी जाती है, तो सदस्य संख्या कितनी हो गई? 21। अब आते हैं एपेक की जो मीटिंग होती है, प्रारंभ में शुरुआत में जो इसकी मीटिंग होती थी उस मीटिंग को एपेक मिनिस्टर्स मीटिंग के नाम से जाना जाता था। तो एपेक मिनिस्टर्स मीटिंग यहां पर पहली बार 6-7 नवंबर 1989 को 1989 को यहां पर यह मीटिंग आयोजित की गई थी। ठीक है,
इस प्रकार से यहाँ पर प्रारंभिक मीटिंग है इसकी एपेक मिनिस्टर मीटिंग कहलाने लगी, परंतु 1993 से यही मीटिंग है एपेक इकोनॉमिक लीडर मीटिंग के नाम से जानी जाती है। अर्थात पहले यहाँ पर मिनिस्टर मीटिंग के नाम से और अब क्या कहला रही है, एपेक इकोनॉमिक लीडर मीटिंग। कब से ये प्रारंभ हुई? 1993 से। पहला ये सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 19-20 नवंबर 1993 को। और कहां पर आयोजित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत यूएसए में। क्लियर माइंड में? अब यहां पर इसकी बैठक सामान्यतः हर साल होती है और हर साल होने के कारण अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो करंट का। अब नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन बन रहा है कि 2024 में एपेक का वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो 2024 की अगर बात करें तो 2024 में इसका वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है लीमा में। लीमा जगह का नाम है, वो है पेरू देश में, और ये है पेरू। यहां पर ये दक्षिण अमेरिका का ये पेरू है और यहां पर पेरू के लीमा शहर के अंतर्गत इस बैठक का आयोजन 2024 में किया गया। यहां पर पेरू के अंतर्गत 2 बार पहले भी यह सम्मेलन आयोजित हो चुका है, 2008 और 2016 के अंतर्गत। इस प्रकार से 2024 में यह सम्मेलन जो आयोजित हुआ है ये तीसरा सम्मेलन है, तीसरी बार यहां पर सम्मेलन आयोजित हुआ है। परंतु एपेक का ये कौन से क्रम का सम्मेलन है? 32वां। क्लियर माइंड में? अब आपको 2024 का तो आपको यहां पर आंसर बता दिया, बट हो सकता है क्वेश्चन 31वां भी पूछ ले कि पिछला सम्मेलन जो 31 यहां पर है 31वां सम्मेलन और साल आता है तो 2023 में। तो एपेक का 31वां सम्मेलन 2023 में 15 से 17 नवंबर ये सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत हुआ। तो यहां पर दोनों चीजें ध्यान रखिए, 32वां आता है जब तो पेरू देश दक्षिण अमेरिका का, उसका शहर लीमा में हुआ। और कब हुआ है? तो 15-16 नवंबर 2024 में। और अगर यहां पर आपसे यह पूछा जाता है कि 31वां सम्मेलन कब और कहां पर हुआ, तो 31वां सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत हुआ है सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर और 15 से 17 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अब तक की बात हो गई। अब आता है कि अगला सम्मेलन अर्थात 33वां 33rd इसका जो सम्मेलन है वो 33वां सम्मेलन दक्षिण कोरिया के ग्योंजू नामक स्थान पर, ये ग्योंजू नामक स्थान पर होगा। और कब होगा? तो 2025 में। डेट डिक्लेयर नहीं है कि ये कितनी तारीख को होगा, परंतु ये 2025 के अंतर्गत दक्षिण कोरिया के अंतर्गत ग्योंजू नामक स्थान पर होगा। क्लियर? अब यहां पर मैंने आपको बताया कि भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं, परंतु पर्यवेक्षक देश के रूप में अन्य देशों के साथ साथ भारत को भी पर्यवेक्षक देश के रूप में इसे बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। और ये 2011 से एपेक के वार्षिक सम्मेलन के अंतर्गत भारत पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग ले रहा है। क्लियर? ये आपका संगठन। नेक्स्ट की बात करें, अब एपेक के बाद में नया संगठन यहां पर यह संगठन है जिसका नाम है ग्रुप 7, समूह 7, J7 के नाम से प्रसिद्ध। J7 क्वेश्चन यहां पर पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, J7 किस प्रकार के देशों का संगठन है? तो किस प्रकार मतलब यहां पर टाइप पूछा जा रहा है, तो संसार भर के देशों को अलग अलग रूप में विकसित देश, विकासशील देश, यहां पर गरीब देश अलग अलग रूप में यहां पर बांट रखा है। तो जिनका औद्योगिक विकास बहुत अधिक है, जीडीपी में जिसका योगदान बहुत ज्यादा है, ऐसे देशों को डेवलप्ड कंट्री या विकसित देश के रूप में जाना जाता है। तो G7 किस प्रकार के देशों का संगठन है? तो G7 विकसित देश या डेवलप्ड कंट्री का यह संगठन है, तो विकसित देशों का संगठन है। क्वेश्चन यहां पर दूसरा, G7 की स्थापना कब की गई और किस रूप में की गई? तो G7 की स्थापना की अगर बात करें, डेट की अगर बात करें तो 25 मार्च 1973 को इसकी स्थापना की गई। किस रूप में की गई और क्यों की गई?
तो इसके स्थापना लाइब्रेरी ग्रुप के रूप में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, लाइब्रेरी ग्रुप के रूप में इस संगठन की स्थापना की गई। अब संगठन स्थापित होने के पीछे कारण क्या था? तो 1973 के अंतर्गत बात करें, 1973 से पहले कुछ समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहां पर बहुत बड़ा क्राइसिस हो रहा था, और वो क्राइसिस था ऑयल क्राइसिस या पेट्रोलियम क्राइसिस के रूप में जाना जा रहा था। तो पेट्रोलियम ऑयल क्राइसिस की समस्या को सोल्व करने के लिए कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए, कैसे इसका सामना किया जाए, कैसे इस समस्या से उभरा जाए, बाहर निकला जाए, इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्री ने एक प्रस्ताव रखा था कि कुछ देश मिलकर के, जो कि डेवलप्ड उस समय के रूप में, या जिनकी आर्थिक विद्या या आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, उन देशों के वित्त मंत्रियों के साथ में एक बैठक करने का प्रस्ताव किया था। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। तो रिचर्ड निक्सन ने उनको कहा कि बिल्कुल जरूर बैठक करिए, और बैठक के लिए मैं स्थान आपको अवेलेबल करा दूं। तो रिचर्ड निक्सन ने उनको अपने यहाँ पर वाशिंगटन डीसी के अंतर्गत मुख्यालय में उनको अपने ऑफिस के अंतर्गत एक स्थान उपलब्ध कराया, और वो स्थान था उनकी लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर के अंतर्गत उन्हें बैठक आयोजित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराया। उस लाइब्रेरी के अंतर्गत 4 देशों के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ने वहां पर पहली बार 1973 के अंतर्गत 25 मार्च को एक बैठक आयोजित की। उसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्री, यूनाइटेड किंगडम के मुख्यमंत्री, यहाँ पर वित्त मंत्री, और वेस्ट जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी ध्यान रखिए पहले 2 भागों में थी, ये पूर्व और पश्चिम जर्मनी के रूप में जानी जाती थी, और आज जर्मनी कहला रही है। तो पहले ये 1993 के पहले ये पश्चिमी जर्मनी, तो पश्चिमी जर्मनी के वित्त मंत्री भी इसके अंतर्गत भाग लिया, और फ्रांस के वित्त मंत्री ने इसमें भाग लिया था। इस प्रकार से 4 देशों के वित्त मंत्री, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पश्चिमी जर्मनी और फ्रांस, इन 4 देशों के वित्त मंत्रियों ने वाशिंगटन डीसी के अंतर्गत यहां पर लाइब्रेरी में, निक्सन के लाइब्रेरी के अंतर्गत 25 मार्च 1973 को पहली बार अनौपचारिक रूप से यहां पर बैठक आयोजित की गई, और 4 देशों के वित्त मंत्रियों ने एक लाइब्रेरी में यहां पर बैठक आयोजित की गई। इसीलिए इतिहास के अंतर्गत वह 4 देशों का यह समूह लाइब्रेरी ग्रुप के रूप में विख्यात हो गया। क्लियर माइंड में? अब 1973 के अंतर्गत ही चौथा सदस्य बनाया गया जापान को। इस प्रकार से इन 4 देशों के लाइब्रेरी ग्रुप के अंतर्गत 5वां सदस्य जापान बनने पर उसी लाइब्रेरी ग्रुप का नाम परिवर्तित करके उसे G5 के रूप में कर दिया गया। अब G5 के बाद में यहां पर 1974 में 1974 के अंतर्गत इसका 6ठा देश बनाया गया इटली को, और इटली को यहां पर 6ठा देश बनने पर यह समूह G5 से G6 समूह के रूप में जाने लग गया। और G6 के देशों का प्रथम सम्मेलन, G6 देशों का प्रथम सम्मेलन यहां पर फ्रांस के अंतर्गत आयोजित किया गया 1975। तो 75 तक यहां पर यह संगठन किस रूप में विख्यात हो गया? G6 के नाम से यहां पर। और G6 देशों का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? ये 1975 में। और कहां पर आयोजित किया गया है? फ्रांस के अंतर्गत ये आयोजित किया गया। अब आते हैं 1976 की बात। 1976 के अंतर्गत इसमें G6 के अंतर्गत एक 6ठा देश और सम्मिलित कर दिया गया, और 6ठा देश सम्मिलित किया गया कनाडा, 7वां देश और सम्मिलित किया गया, वो 7वां देश सम्मिलित किया गया कनाडा। तो इस प्रकार से 1976 के अंतर्गत इसका 7वां सदस्य बन गया कनाडा। क्लियर यहां तक? तब से यह संगठन अर्थात G7 के नाम से जानना प्रारंभ कर दिया। परंतु उसके बाद 1997 में 1997 में 76 के बाद की बात हो रही है, 1997 में रूस भी G7 ग्रुप का सदस्य बन गया था। और रूस इसका सदस्य बनने के कारण
ये ग्रुप G8 के नाम से जाना जाने लग गया। परंतु रसिया इसका सदस्य 1997 से लेकर 2014 तक ही रहा और 2014 के बाद में इसको अर्थात इस ग्रुप से निलंबित कर दिया है और इसी कारण से यह संगठन पुनः है G7 के नाम से ही जाना जाने लग गया। तो वर्तमान में भी यह संगठन किस नाम से जाना जा रहा है? G7। तो अब आपसे क्वेश्चन आता है G7 के सदस्य कौन कौन से देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा यहां पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरा फ्रांस, चौथा उस समय की वेस्टर्न जर्मनी की जगह पर अब क्या हो गया? जर्मनी, फिर यहां पर जापान, उसके बाद इटली और कनाडा। ये 7 सदस्य G7 सदस्य या G7 ग्रुप के सदस्य माने जाते हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। यहां पर यह भी ध्यान रखिए G7 का भी सदस्य भारत नहीं है, एपेक का सदस्य भी भारत नहीं है। तो अब यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। इस संगठन की यह विशेषता है, इस संगठन का कोई भी स्थायी यहां पर सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। सदस्य क्रम के अनुसार ये बैठक होती है सदस्य देशों के अंतर्गत और समस्त कार्रवाई उन्हीं के यहां पर अर्थात उस देश के अध्यक्ष, उस देश के सरकार के द्वारा ही इन कार्रवाई को किया जाता है। तो G7 का स्थायी कोई भी मुख्यालय नहीं है, ना इसका कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई सचिवालय बनाया गया है। पहला सम्मेलन मैंने आपको बताया G6 रूप में पहला सम्मेलन हुआ है 1975 के अंतर्गत, ये फ्रांस में हुआ है। अब हर साल इसका सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन के रूप में सम्मेलन होता है। 2024 में जो इसका सम्मेलन हुआ है G7 का, वो 50वें नंबर का है। 50वें नंबर का ये सम्मेलन। तो आपकी क्वेश्चन बन गया कि G7 का 50वां शिखर सम्मेलन कहां पर और कब आयोजित किया गया? तो G7 का 50वां शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया है। अर्थात यहां पर ये यूरोप का ये इटली और यहां पर इटली के अंतर्गत आयोजित किया गया। अगर हम आप यहां पर अगर इसको देखें मैप में, अगर देखें तो ये वाला पार्ट ये इटली का पार्ट है। इस इटली देश के अंतर्गत ये 50वां सम्मेलन आयोजित किया गया। क्लियर माइंड में? अब आते हैं इटली में कहां पर यह आयोजित किया गया है? अपुलिया रीजन के अंतर्गत। वहां के क्षेत्र का नाम क्या है? प्रांत का नाम क्या है? अपुलिया प्रांत में, जिसको बोर्गो एगेंजिया के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंतर्गत फैसनो शहर FASANO फैसनो शहर के अंतर्गत ये 50वां सम्मेलन आयोजित किया गया। क्लियर? अब आते हैं भारत सदस्य नहीं है, फिर भी भारत को यहां पर मित्र देश के या अतिथि देश के रूप में, गेस्ट कंट्री के रूप में यहां पर आमंत्रित किया जाता है। तो भारत अकेला ही गेस्ट कंट्री के रूप में नहीं है, बल्कि 2024 में इटली में हुए इस सम्मेलन में जो 13 से 15 जून 2024 को हुआ था, और इस सम्मेलन के अंतर्गत भारत की ओर से प्रधानमंत्री, जब तीसरी बार यहां पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो यहां पर ये उनके द्वारा ही जून के अंतर्गत G7 सम्मेलन के अंतर्गत भाग लिया गया। तो क्वेश्चन बन गया कि G7 में 50वें G7 के अंतर्गत भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके अंतर्गत इसमें पार्टिसिपेट किया गया। अब एक और चीज ध्यान रखिए, G7 का जो सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन जिस देश में होता है, वहां पर उसकी अध्यक्षता उस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही की, प्रधानमंत्री मतलब शासनाध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो यहां पर अर्थात इटली की वर्तमान में जॉर्जिया मेलोनिया है, और इसी के द्वारा वहां पर वर्तमान में जो काफी चर्चा में आप लोगों ने काफी देखा है, नरेंद्र मोदी जी के साथ में लेकर के इसके काफी मीम्स भी बनते हैं इस तरह से। तो ये जॉर्जिया मेलोनिया की अध्यक्षता के अंतर्गत G7 का 50वां यह सम्मेलन आयोजित किया गया। अब भारत सहित कितने देशों को अतिथि देश के रूप में, गेस्ट कंट्री के रूप में यहां पर सम्मिलित किया गया है? तो 12 देश। 12 कौन कौन से देश है? तो अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत, जॉर्डन, केन्या, मोरितानिया, ट्यूनीसिया,
तुर्की, यूएई, यूक्रेन एंड वेटिकन सिटी। और इन सभी का यहाँ पर ये ग्रुप है, फोटो भी हम देख सकते हैं कि ये सभी देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लिया है उनका यहाँ पर एक ये फोटो सेशन भी किया गया है। और इस फोटो सेशन के अंतर्गत आप देखिए यहाँ पर कि ये सदस्य देश सारे ही हैं G7, जिसको हम विकसित देश का समूह कहते हैं। और उस विकसित देश के इस समूह के अंतर्गत भारत बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है और ये भारतीय प्रधानमंत्री को सेंटर में लेकर के इस सम्मेलन के अंतर्गत ये फोटो सेशन किया गया। तो इस प्रकार से भारत की वर्तमान में शक्ति का आकलन ऐसे संगठनों के अंतर्गत उपस्थिति के आधार पर किया जा सकता है कि वर्तमान में हमारे देश की स्थिति वहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है G7 की बात अगर हम कर रहे हैं कि G7 का अगला सम्मेलन 51वां, यहाँ पर 51, ये 51वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा और कब आयोजित किया जाए? तो नेक्स्ट ईयर अर्थात 2025 के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। और कहां पर आयोजित होगा? ये आयोजित होगा कनाडा के अंतर्गत। तो सिंपल यहाँ पर ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। अब इसी में एक क्वेश्चन और कि हमने 50वां पढ़ लिया, 50वां सम्मेलन 2024 में ये इटली के अंतर्गत आया। अगर 50वें की जगह आ गया 49वां 49th सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो जापान के अंतर्गत 19 से 21 मई 2023 को जापान के अंतर्गत यह है सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 49वां जापान में, 50वां इटली में और 51वां कनाडा के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। ओके, थैंक यू।